Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to discuss about the function of arterial and venous system, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लाइंस की और इसके कुछ ग्राफ्स को देखेंगे। ये हमारे पास जो गाइडन है उसका चैप्टर 15 है, उसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ डिस्टेंसिबिलिटी एंड व्हाट इज़ कंप्लाइंस? कंप्लाइंस ये होती है कि आप अगर कोई भी वेसल है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर आप जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर का कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप इजीली अपने वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कंप्लाइंस इज हाउ इजी इट इज़ फॉर अ ब्लड वेसल टू स्ट्रेच। ठीक है, वो कितनी एक्सपैंड हो सकती है, कितनी आसानी से हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा ब्लड लेके आऊँ, ये ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्लाइंस। ठीक है, जब वॉल्यूम इसके अंदर कोई भी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका पर यूनिट राइज इन प्रेशर कितना होता है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंसिबिलिटी की बात करें तो डिस्टेंसिबिलिटी भी कंप्लाइंस जैसी ही होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर ईच यूनिट राइज इन प्रेशर। यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर ईच यूनिट राइज इन प्रेशर मतलब कि एक अगर 1 यूनिट प्रेशर का बढ़ा दें तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पर यूनिट अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम किस तरह आता है? फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब है कि उसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज। ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज है, इंक्रीज इन वॉल्यूम जितना भी इंक्रीज आया, मतलब वॉल्यूम 2 लीटर से 3 लीटर हो गया तो ये उसका इंक्रीज है। लेकिन फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है कि अगर ओरिजिनल 2 था तो उससे कंपेयर करेंगे हम कि अब कितना इंक्रीज हो गया, 3 हो गया तो 2 और 3 को कंपेयर करके जो वॉल्यूम निकालते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन इंक्रीज इन प्रेशर, बट इसको हम साथ ओरिजिनल वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है। ठीक है, सिमिलरली कंप्लायंस का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। दोनों फॉर्मूलाज तकरीबन सेम है, सिर्फ डिफरेंस आता है इसके ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, इसको हमने कंपेयर करना है बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शनल इंक्रीज। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो कंप्लायंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के साथ डिस्टेंसिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिस्टेंसिबिलिटी वाला ही सारा फॉर्मूले में से अगर ये ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल दिया जाए तो ये दोबारा से कंप्लायंस ही बन जाता है, तो ये वही फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसका एक और पॉइंट अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो ये है कि आर्टरीज जो होती है ना वो हमेशा लेस डिस्टेंसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स, बिकॉज आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं। अगर ये मैं आर्टरी की वॉल बना रही हूँ, ठीक है, ये आर्टरी की वॉल है, आर्टरी की वॉल थोड़ी सी थिक होती है, अगर इसके अंदर मैं प्रेशर को चेंज करी हूँ ना तो ये इतनी इजीली स्ट्रेच नहीं कर पाती क्योंकि ये वॉल थिक है। एज कम्पेयर टू वेन जो है हमारे पास, वेन की कंप्लायंस भी ज्यादा होती है, डिस्टेंसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि वेन की वॉल बिल्कुल हमारे पास थिन होती है, अगर इसके अंदर मैं ब्लड का प्रेशर बढ़ा दूं तो ये स्ट्रेच कर जाएगी, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड अपने अंदर ले सकती है। इट मीन्स कि वेन्स की कंप्लायंस 24 टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आर्टरी, और आर्टरीज से वेन डिस्टेंसिबल भी ज्यादा है। आर्टरीज 8 टाइम लेस डिस्टेंसिबल देन वेन है। तो आपने ये बात याद रखनी है, वेन्स आर मोर कंप्लाइंट एंड वेन्स आर मोर डिस्टेंसिबल। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि वेन्स, जब हमारे पास कोई भी वेन है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके अंदर ज्यादा प्रेशर से ब्लड मूव करता हुआ हार्ट के पास जाएगा, ज्यादा ब्लड जाएगा तो हार्ट से निकलने वाला ब्लड भी ज्यादा होगा। इट मीन्स कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ये मैं अभी आपको एक बात बताऊंगी और इसको फिर मैं आपको ग्राफ में शो करके भी दिखाऊंगी, वो ये है कि एनी वॉल्यूम चेंजेस हैव मोर इफेक्ट ऑन आर्टरीज देन ऑन वेन। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूंगी ना, मतलब वॉल्यूम के चेंज करने से आर्टरीज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द वेन, क्योंकि वेन जो है ना उसका चेंज, मतलब थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारे पास वेन जो है अपने आप को उस प्रेशर के हिसाब से काउंटर कर लेगी, लेकिन आर्टरीज के अंदर चेंज डिफरेंट आता है। मैं आपको इस ग्राफ में शो करती हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको प्रेशर एक एक्सिस पे बना दिया, एक एक्सिस पे वॉल्यूम बना दिया। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वीनस सिस्टम का ग्राफ है और ये हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम का ग्राफ है। अब हमने क्या करना है कि अगर मैं वीनस सिस्टम का, वेन्स का
मैं अगर इसका वॉल्यूम चेंज करूं, ठीक है, इस वीनस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करूं, 2000 से 2500 या 3000 ले जाऊं, इसका मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, 20 चेंज हुआ, 20 से थोड़ा सा ऊपर 25 तक चला गया। मतलब ये कि मैंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज किया फिर भी प्रेशर बहुत कम चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेन्स बहुत ज्यादा कंप्लाइंट है। मैं अगर आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास वुडन टेबल पड़ा हुआ है, ये एक वुड का टेबल पड़ा हुआ है और साथ आपके पास एक फोम वाला सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फोम है और ये हमारे पास वुडन टेबल है। अब वुडन टेबल के ऊपर अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी, अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसकी ये ऊपर वाली सरफेस इंटैक्ट है, सारा प्रेशर इस सरफेस के ऊपर जाएगा। लेकिन सेम प्रेशर अगर मैं किसी सोफा के ऊपर लगाऊंगी तो मैं उसके ऊपर लगाऊंगी तो ये यहाँ से नीचे मूव कर जाएगी इसकी ये वाली लेयर, तो प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा आगे, प्रेशर यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि इस सोफा की कंप्लायंस ज्यादा है, तो वेन्स की कंप्लायंस ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता इतना जितना कि एक आर्टरी में डेवलप होता है, क्योंकि आर्टरी की कंप्लायंस कम होती है, ये थोड़ी सी स्टिफ और सख्त होती है। अगर यही बात अगर आप इस ग्राफ में इम्प्लाई करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि क्योंकि वेन्स के अंदर मैंने वॉल्यूम चेंज भी किया तो इतना प्रेशर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्लाइंट है ज्यादा, इनका प्रेशर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, प्रेशर सिर्फ 20 और 25 चला गया। लेकिन अगर मैं किसी आर्टरी जो कि एक सख्त स्टिफ स्ट्रक्चर है, इसकी ज्यादा थिकन वॉल है, उसका अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज करूं, 500 से थोड़ा सा मैं आगे यहाँ पे 520 या 530 तक भी जाऊं तो प्रेशर किधर गया? प्रेशर यहाँ 0 से ऊपर 140 तक चला गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास इनकी कंप्लायंस कम होती है, इनका हम वॉल्यूम चेंज थोड़ा सा भी करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज होता है, लेकिन इनका अगर वॉल्यूम हम बहुत ज्यादा भी चेंज करें तो प्रेशर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लायंस का। बस आपने बात ये याद रखनी है कि वेन्स हमेशा ज्यादा कंप्लायंट हैं, ज्यादा डिस्टेंसिबल हैं, आर्टरीज हमारे पास लेस कंप्लायंट है। अच्छा, ये जो येलो में शो किया हुआ ना, ये जो इसका एंड है ये पैरासिम्पैथेटिक एंड है और ये हमारे पास सिंपैथेटिक एंड है। इट मींस कि नॉर्मली यहाँ पे होता है हमारा आर्टरी का प्रेशर, ठीक है, नॉर्मली इतना है। अगर कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन है ना तो ये प्रेशर इधर मूव कर जाएगा, मतलब कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर लेगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा उस वेसल के अंदर। इसी तरह अगर रिलैक्सिंग सिचुएशन है तो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा तो ये हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाएगी और ज्यादा वॉल्यूम आर्टरी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वेन्स का देखें तो वेन्स में अगर सिंपैथेटिक सिस्टम है तो इसका क्या होगा? इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिलेड कंप्लायंस के बारे में। डिलेड कंप्लायंस को हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी कहते हैं, कि अगर आपकी बॉडी में बहुत कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है, अब उसको रिलैक्स कैसे करना है कंप्लायंस ने, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक साइड पे प्रेशर, एक साइड पे टाइम है। अब हुआ ये है कि नॉर्मल हमारी वेन्स का और हमारी आर्टरीज का नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मली वो अपनी लाइफ गुजार रही थी। अब एकदम क्या हुआ कि उनको स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस करनी पड़ी। क्या पता मैंने अपनी आर्टरीज के अंदर कोई ऐसी कोई ड्रिप वगैरह लगवाई है, ट्रांसफ्यूजन कराई है, जिसकी वजह से मेरी जो है ना मेरी ब्लड वेसल, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, उसके अंदर हमने कुछ ट्रांसफ्यूजन कर दिया। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि बॉडी तो उसको कैटर नहीं कर पाएगी, बॉडी ने उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है। तो डिलेड कंप्लायंस के थ्रू क्या होता है कि वो इस प्रेशर को डिक्रीज करती है और उसको नॉर्मल की तरफ लेके आती है। ये जो उसका कैटरिंग मैकेनिज्म है ना, इसको हम कहते हैं डिलेड कंप्लायंस, क्योंकि ये डिलेड कंप्लायंस क्या करती है? आर्टरी की कंप्लायंस को कंट्रोल करती है। कंप्लायंस कम कर देगी तो हमारे पास प्रेशर कम होगा और वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से वेसल्स को अडेप्ट कराती है किसी भी प्रेशर या वॉल्यूम पे। अब क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया, अब उस प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए डिलेड कंप्लायंस आ गई। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारा ब्लड वेसल का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, ये भी हो सकता है कि किसी इंजरी की वजह से कोई ब्लड लॉस हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा वो इतना ज्यादा कम हो गया कि प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल कर गया। जब फॉल करेगा तो डिलेड कंप्लायंस उस प्रेशर को दोबारा से उठाएगी और वो उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएगी। सो ये था हमारा, जब कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है ना, वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिलेड कंप्लायंस के थ्रू उस स्ट्रेस को रिलैक्स किया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी कहते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं आपको एक मतलब टेबल की फॉर्म में समझा दूं तो वो ये है कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होती है? अगर किसी भी वेसल
के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर क्या होती है कि डिलेड स्ट्रेचिंग हो जाती है। कंप्लायंस, डिलेड कंप्लायंस क्या करती है कि स्मूथ मसल्स होते हैं उस वेसल के अंदर, उनको स्ट्रेच करती है और प्रेशर को वापस नॉर्मल की तरफ लेके आती है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, लेकिन डिलेड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी स्मूथ मसल्स की, जो कि डिलेड कंप्लायंस कॉज करती है और उस प्रेशर को नॉर्मल वापस लेके आ जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट delayed compliance or distensibility. So if you like the video, please subscribe the channel. Thank you very much. Allah Hafiz.